पिछले वीडियो में हमने जो यूनिट नंबर 6 है बायोलॉजी बुक में यूनिट नंबर 6 है उसका चैप्टर नंबर 22 जिसमें पाचन तंत्र की हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी। टॉपिक पढ़ा था पाचन तंत्र की संरचना। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। पाचन तंत्र की संरचना के समय में बीच में औतकी मैंने कहा था बाद में एक्सप्लेन करूँगी। तो आज हम उस औतकी को समझेंगे। औतकी जो है हम कंपेयर करके अगर उसको याद करें तो जल्दी से याद हो जाएगी। जो अंग की औतकी हमारे इसमें आएगी पाचन तंत्र में। देखो पाचन तंत्र में ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, इनकी औतकी संरचना का वर्णन आया हुआ है। तो हम इनको कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो जिन चारों की जो औतकी संरचना है उसमें चार परतें मुख्य रूप से शिरोसा, पेशिस्तर, अधश्लेष्मिका और श्लेष्मिका। ये बाहर की ओर सबसे बाहरी परत होती है शिरोसा स्तंभ, जो कि उपकला कोशिका और तंतु में संयोजित करके बनी होती है। ये सब में सिमिलर उपकला कोशिका और तंतु में संयोजित करके बनी हुई, सब में ये परत सिमिलर होगी। फिर अगला आता है पेशी स्तर। तो पेशी स्तर में आती दो तरह की पेशियां, एक तो आती है बाहर की ओर होती है बाहरी अनुदैर्ध्य पेशी, और भीतर की ओर पाई जाती है भीतरी वर्तुल पेशी। ये भी सिमिलर होगी, बस यहाँ पे डिफरेंस आता है आमाशय के अंदर। आमाशय में बाहरी अनुदैर्ध्य पेशियां, भीतरी वर्तुल पेशियां होती है, जिसके बीच में मध्य भाग में तिरछी पेशियां पाई जाती है। तो मध्य तिरछी पेशियां पाई जाती है, तिरछी पेशियों में परत पाई जाती है। बाकी ये भी परत सिमिलर रहती है सभी में। उसके बाद आती है अधश्लेष्मिका। अधश्लेष्मिका है, ये भी सब में सिमिलर रहेगी। और इस अधश्लेष्मिका में क्या होता है कि जो रक्त केशिका है, इसी तरह लसिका, केशिकाएं, लवणीय और तंत्रिकाएं, ये इस भाग में उपस्थित होती है, जिनसे ब्लड की सप्लाई होती है, परिवहन होता है पदार्थों का। तो अधश्लेष्मिका के अंदर रक्त केशिका, लसिका और तंत्रिकाएं, लसिकावाहिनी और तंत्रिकाएं उपस्थित रहती है। ये भी सिमिलर होती है लगभग सभी परतों में। सभी जो ग्रस्त भाग है, अंग है, उनकी औतकी में यहाँ तक समानता होती है। अब बात करते हैं हम श्लेष्मिका की। तो जो ग्रसिका है उसकी श्लेष्मिका में श्लेष्म कोशिकाएं पाई जाती है, जो श्लेष्म स्राव करती है। इसमें पाचन एंजाइम नहीं होते, क्योंकि ग्रसिका जो भाग है उसमें भोजन के पाचन की कोई प्रक्रिया नहीं होती है, केवल श्लेष्म ही पाई जाती है इस भाग में, ग्रसिका भाग में केवल। इसमें श्लेष्मिका भाग में केवल श्लेष्म ग्रंथियां जो श्लेष्मा का स्राव करती है। अगली बात करें हम आमाशय की औतकी में चले, तो आमाशय की औतकी जो श्लेष्मिका है उसमें ये स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं की बनी होती है। स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं की बनी होती है, और इन कोशिकाओं में ग्रंथियां पाई जाती है, ग्रंथियों का निर्माण करती है। और उन ग्रंथियों में ही कोशिकाएं भी पाई जाती है। जो तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है इसकी ग्रंथियों के बीच बीच में, जो पहले ही बताया था संरचना में। एक होती है जाइमोजन, जिनको मुख्य कोशिकाएं कहते हैं। दूसरी होती है ऑक्सिंटिक, और तीसरी होती है श्लेष्म कोशिकाएं। जाइमोजन कोशिकाएं, इनसे तो पेप्सिनोजन का स्त्राव होता है। ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से HCl का स्त्राव होता है। और जो श्लेष्म कोशिकाएं हैं वो श्लेष्मा का स्त्राव होती है, जो HCl से आमाशय की कोशिकाओं की सुरक्षा करती है, श्लेष्मा। तो ये हो गई आमाशय की औतकी। अब हम चलते हैं आगे छोटी आंत की औतकी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको हम समझते हैं एक्सप्लेन। तो इस तरह हम अगर कंपेयर करके याद करते हैं तो सबकी औतकी एक साथ याद हो जाती है। तो हम चलते हैं बात करते हैं छोटी आंत की औतकी। छोटी आंत की औतकी की बात करें हम, छोटी आंत की औतकी में चार परतें, बड़ी परत होगी शिरोसा स्तर, सबसे बाहरी परत है शिरोसा स्तर, जो तंतु में संयोजित उपकला कोशिका की बनी हुई है। दूसरा आ गया पेशी स्तर, यह पेशी स्तर जो कि अनुदैर्ध्य और वर्तुल पेशियों का बना हुआ है, पेशी स्तर। और तीसरा आता है श्लेष्मिका, अधश्लेष्मिका स्तर। अधश्लेष्मिका स्तर, इसमें रक्त वाहिनियां हैं, तंत्रिकाएं हैं, लसिका केशिकाएं हैं, ये फैली हुई रहती है इस भाग में। और अंदर की तरफ जो है श्लेष्मा, चौथा जो परत है अंदर की तरफ, वो पाई जाती है श्लेष्मा।
का मिलकर अंदर की ओर वलित हो जाता है, उभा रचना बनाता है। ये जो वलन दिख रहे हैं, इस तरह के जो वलन बन रहे हैं, इन वलनों को कहा जाता है कैंक्रीज के वलन। ये जो वलन बन रहे हैं ये वलन उभार कहलाते हैं, कैंक्रीज के वलन। और इन वलनों के बीच बीच में जो दरारनुमा रचनाएं बन रही है, गर्त बन रहे हैं, इनको कहते हैं लिबरकुल की दरारें। उभारनुमा रचनाएं हैं, इनको तो कैंक्रीज के वलन कहते हैं। और इनके बीच बीच में जो दरारें बनती है, इनको कहते हैं लिबरकुल की दरारें। और लिबरकुल की दरारों के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है, इनकी भित्ति पर आंतरिक सतह पर स्तंभाकार कोशिकाएं बनी होती है। और स्तंभाकार कोशिकाओं के बीच बीच में ग्रंथीय कोशिकाएं पाई जाती है। इनमें होती है कलश कोशिकाएं, आंत्र कोशिकाएं और पेनेट की कोशिकाएं समूह में उपस्थित होती है। इसमें पेनेट की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। तो ये जो इसमें कलश कोशिकाएं पाई जाती है वो तो करती है श्लेष्मा स्रावित, आंत्र कोशिकाएं पाई जाती है वो तो करती है आंत्र रस का स्रावण, जिसमें पाचन एंजाइम्स होते हैं। और जो पेनेट कोशिकाएं हैं वो लाइसोजाइम एंजाइम स्रावित करती है, जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। और उसके बाद हम बात करें इन उभारों के ऊपर अंगुलिनुमा उभार और पाए जाते हैं। इन उभारों को कहा जाता है रसांकुर या विलय कहते हैं, रसांकुर या विलय। और रसांकुर के ऊपर छोटे छोटे अंगुलिनुमा और प्रबंध पाए जाते हैं। इनकी लंबाई तो होती है लगभग 1 माइक्रोमीटर। जो छोटे छोटे सूक्ष्म अंकुर ये जैसे रसांकुर की संरचना की बात करें, ये है रसांकुर। और इस एक रसांकुर के ऊपर छोटे छोटे इस तरह की अंगुलियों उभार है, जिसकी रचनाएं और पाई जाती है, वलन और पाए जाते हैं, इनको कहा जाता है सूक्ष्म अंकुर। तो ये जो एक रसांकुर है उसकी संरचना हम देख लेते हैं विस्तार से। ये रसांकुर है, रसांकुर के ऊपर छोटे छोटे 1 माइक्रोमीटर के जो है सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। और इन सूक्ष्मांकुरों में अंदर की सतह पर, ये जो रसांकुर है उसके आंतरिक सतह पर, जो आंतरिक सतह है उस पर एक तो रक्त केशिका प्रवेश करती है, वो कहलाती है धमनी। और एक रक्त केशिका और पाई जाती है, वो कहलाती है शिरा। और एक पतली नुमा नली रचना और पाई जाती है, जिसको कहते हैं लसिका। तो इस तरह से रक्त धमनी, जो पतली बारीक नलियाँ होती है रक्त की, जैसे बारीक केशिकाएं कहलाती है, धमनी का है, शिरा का है, वो इसके अंदर प्रवेश करती है और लसिका इसमें प्रवेश करती है आंतरिक रूप से। तो ये एक रसांकुर की आंतरिक संरचना। तो ये हो गई आंत की औतिकी। अब आंत की औतिकी में भी ये शुद्रांत की पूरी आंत जो है, छोटी आंत है, उसकी औतिकी संरचना पूरी लगभग समान होती है। फर्क इतना आता है शुद्रांत की जो संरचना है, उसके बाद ग्रहणी की औतिकी की बात करें तो यहाँ पर जो अधश्लेष्मिका और श्लेष्मिका स्तर है उसमें कुंडलित गोल ग्रंथियां पाई जाती है, जिनको भ्रूणन की ग्रंथियां कहते हैं। गोल कुंडलित ग्रंथियां पाई जाती है, जो भ्रूणन की ग्रंथियां कहलाती है, जो श्लेष्मा स्तर करती है, ग्रहणी भाग में पाई जाती है। तो पूरी आंत की औतिकी लगभग समान है, बस ग्रहणी भाग में एक फर्क आता है कि इसमें यहाँ पर भ्रूणन ग्रंथि पाई जाती है। बड़ी आंत की औतिकी की बात करें तो बड़ी आंत की औतिकी में भी यही पढ़ते हैं, बाह्य सिरोसा स्तर जो तंतु में संयोजित उपकला में बना हुआ है, पेशी स्तर वही बाह्य अनुदैर्ध्य। लेकिन इसके पेशी स्तर में आता है कि इसका जो अनुदैर्ध्य पेशी स्तर है 3 परतों से मिलकर बना होता है, वो 3 परतें मिलकर के एक तीनी कोलाई रचना बनाती है। और बाकी अधश्लेष्मिका और श्लेष्मिका समान है। अधश्लेष्मिका में रक्त केशिकाएं, तंत्रिकाएं और लसिकाओं का जाल पाया जाता है। और श्लेष्मिका में श्लेष्म कोशिका श्लेष्म स्रावित करती है। और बड़ी आंत की जो श्लेष्म कोशिकाएं होती है, उसमें पाचक ग्रंथियां या पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते, क्योंकि यहाँ पर किसी भाग में बड़ी आंत में किसी तरह का कोई पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, केवल अवशोषण होता है इसलिए। तो यहाँ पर ये सभी अंगों की औतिकी कंप्लीट होती है। अब हम पढ़ेंगे औतिकी के बाद पाचन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। पाचन की क्रियाविधि जो है उसमें मुख्य रूप से 5 प्रक्रिया होती है। पहला होता है भोजन का अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, फिर अवशोषण, सांघीकरण और बहिक्षेपण। औतिकी के बाद हम पढ़ेंगे पाचन की क्रियाविधि। पाचन की क्रियाविधि जो है उसको 5 भागों में बांटा गया है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, सांघीकरण और बहिक्षेपण, यानी इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन और इजेशन। अब बात करते हैं भोजन के अंतर्ग्रहण की। तो अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं? भोजन का
भोजन है उसको मुंह में ले रहे हैं और मुंह में लेने के बाद चबाकर उसको निगल रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो कहलाती है भोजन का अंतर्व्यय, यानी मुंह में भोजन को रखना। उसके बाद भोजन का पाचन शुरू होता है। जब हमने भोजन को मुंह में रख लिया तो वो प्रक्रिया होगी अंतर्व्यय, और रखने के बाद उसका पाचन शुरू हो जाता है। पाचन में रासायनिक और यांत्रिक दो प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा भोजन का पाचन होता है। मुख में भी दोनों प्रोसेस हो जाते हैं, यांत्रिक पाचन भी होता है और रासायनिक पाचन भी होता है। तो भोजन में पाचन जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख गुहा में पाचन की बात करते हैं। तो हमने जब संरचना पढ़ी थी तो मुख गुहा के अंदर हमने पढ़ा था लाल ग्रंथियां पाई जाती है। लाल ग्रंथियों में एंजाइम होता है एमाइलेज। तो भोजन हम जो मुंह में लेते हैं तो एमाइलेज क्या करता है, उसका रासायनिक पाचन करता है। और इसी तरह हमने पढ़ा था कि मुंह में दांत पाए जाते हैं। वो दांत भोजन को टुकड़ों में तोड़ते हैं और उसको चबाने का कार्य करते हैं। तो ये यांत्रिक पाचन होता है। तो उसमें हमने पढ़े थे कृंतक दांत, जैसे कृंतक है वो काटने का काम करते हैं, रदनक है वो चीरने फाड़ने का काम करेंगे भोजन को, और चवड़नक और अर्धचवड़नक जो है भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। तो इस तरह भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। तो ये तो हो गया यांत्रिक पाचन। उसके बाद भोजन में जो लार होती है वो भोजन में मिश्रित हो जाती है और लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। ये एमाइलेज एंजाइम क्या करता है कि जो भोजन में हम स्टार्च लेते हैं उस स्टार्च का ये पाचन करता है, और इस स्टार्च को ये माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में तोड़ देते हैं। तो ये क्या करता है कि स्टार्च जो एमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में तोड़ देता है। अब मुंह में भोजन जो है अल्प समय के लिए रहता है, थोड़े समय के लिए, बहुत कम समय के लिए रहता है, इसलिए ये इसका पूर्ण पाचन नहीं कर पाता, आंशिक पाचन नहीं कर पाता है। तो एमाइलेज जो स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। उसके बाद मुंह में लार, इस भोजन में लार मिश्रित होती है तो भोजन जो है तो अर्ध ठोस गोले के रूप में बदल जाता है, उसको बोलस कहा जाता है। तो भोजन यहाँ पर अर्ध ठोस गोले के रूप में बदल जाएगा, बोलस के रूप में बदल जाएगा, और वहां से भोजन फिर जाता है ग्रसनी और ग्रास नाल में। ग्रसनी और ग्रास नाल में भोजन का पाचन नहीं होता है, उनमें आंतरिक सतह पर श्लेष्मा पाई जाती है। तो आंतरिक सतह को चिकना बनाती है जिससे कि भोजन आसानी से फिसल जाता है और वो फिसल कर जाता है ग्रास नाल से होते हुए आमाशय में। तो अगला स्टेप आता है हमारा आमाशय में पाचन की प्रक्रिया। गुहा में पाचन के बाद भोजन जो बोलस के रूप में आमाशय में आता है। तो यहाँ देखो मुख्य गुहा में भोजन का पाचन होता है तो लार का जो पीएच होता है वो 6.8 होता है, ये हल्का सा अम्लीय होता है। अब जब भोजन आमाशय के अंदर आता है तो जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचता है तो ऑक्सीजन की कोशिका HCl का स्त्राव करती है, तो वो भोजन का माध्यम अम्लीय बना देता है। तो ये HCl क्या काम करेगा, एक तो माध्यम तो अम्लीय बनाता ही है और हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, भोजन में जो कठोर घटक है वो घोलने का कार्य करता है, और जो पेप्सिनोजन एंजाइम होता है उसको सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। जो पहले निष्क्रिय अवस्था में होता है पेप्सिनोजन एंजाइम में, उसको सक्रिय करने का काम करता है, उसको सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। और ये पेप्सिन जो है बाद में प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को प्रोटियस पेप्टोन जो पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ने का कार्य करता है, यानी ये भी प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। और आमाशय के अंदर एक लाइपेज पाया जाता है जो कि प्रबल नहीं होता है, थोड़ा सा दुर्बल होता है, इसलिए बस दुग्ध वसा का केवल पाचन कर पाता है, आंशिक पाचन, और दुग्ध वसा को वसी हम लोग ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। तो ये दुग्ध वसा का आंशिक पाचन करता है लाइपेज, और उसको वसी हम लोग ग्लिसरॉल में तोड़ते हैं। और आमाशय के अंदर भोजन जो है 3 से 4 घंटे तक रहता है, और इसमें जो आंतरिक सतह पर पेशियां पाई जाती है उनमें क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन का मंथन होता है आमाशय के अंदर, ताकि उसमें से अच्छे से मिश्रित हो जाए HCl और उसमें जो पेप्सिन वगैरह एंजाइम है वो अच्छे से इस पर क्रिया कर सके। तो 3 से 4 घंटे तक भोजन रहता है, पाचन और मंथन की क्रिया चलती है। उसके बाद भोजन जाता है छोटी आंत। छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया की बात करें तो छोटी आंत में भोजन जाता है आमाशय के बाद ग्रहणी भाग में, जो यू आकार की नली होती है। और संरचना में मैंने समझाया था आपको कि जो यू आकार की ग्रहणी है उसकी आंतरिक सतह पर अंदर की ओर तो होता है अग्नाशय, और दूसरी तरफ ऊपर की ओर दाईं तरफ जो है वो होता है यकृत, और यकृत के नीचे अवतल सतह पर पित्ताशय होता है, पित्ताशय से पित्त वाहिनी आती है। तो ग्रहणी भाग में एक तो आता है अग्नाशय, एक आता है पित्तरस, और एक आंत कोशिकाओं द्वारा स्रावित आंतररस।
जो 3 प्रकार के रस इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पर जो पित्ताशय से पित्त रस आता है वो क्या करता है कि आमाशय से जो भोजन आता है उसका माध्यम अम्लीय होता है, क्योंकि हमने पढ़ा आमाशय में HCl होता है, तो वो HCl क्या करता है माध्यम अम्लीय कर देता है, तो लगभग pH 1 से 2 तक पहुँच जाता है उसका pH आमाशय का। तो वो भोजन जब अम्लीय भोजन आंत में आएगा तो आंत के एंजाइम उस पर क्रिया नहीं कर पाएंगे, तो उस माध्यम को क्षारीय बनाना पड़ेगा। तो पित्त रस उस माध्यम को क्षारीय बनाता है। और पित्त रस जो है वसा के जो बड़े अणु हैं, बड़ी कोशिकाएं हैं, उनको छोटी कोशिकाओं में तोड़ने का कार्य करता है। इसको कहते हैं वसा का पायसीकरण। तो पित्त रस क्या करता है, वसा का पायसीकरण करता है। इसमें क्या होता है कि पित्त रस में पित्त लवण पाए जाते हैं, वो पित्त लवण वसा के चारों ओर एकत्र हो जाते हैं उसके, और इससे वसा का जो गोलिका है उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव कम होने से वसा की जो बड़ा अणु है वो छोटे अणुओं में, छोटी गोलियों में टूट जाता है। तो ये प्रक्रिया वसा का पायसीकरण कहलाती है। तो पित्त रस यहाँ पर 2 कार्य करता है, एक तो वसा के जो बड़े अणु हैं उनको छोटे अणु में तोड़ना, यानी पायसीकरण करना, और आंत में जो भोजन आ रहा है उसका माध्यम जो है वो क्षारीय बनाना। और आमाशय से जो भोजन आता है वो काइम के रूप में आता है, जो कि लेह की तरह होता है, क्योंकि आमाशय में आमाशय रस, पाचन रस मिल जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, तो वो भोजन जो है ठोस नहीं रह करके पतली लेह के रूप में आएगा, वो काइम के रूप में आता है। और वो लेह के रूप में पहले ग्रहणी भाग में आता है, और ग्रहणी भाग में पित्त रस उसका माध्यम क्षारीय करता है, और वसा के बड़े अणु को छोटे अणु में तोड़ता है ताकि एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया करके उसका पाचन कर सके। उसके बाद अग्नाशय से आता है अग्नाशय रस। तो उस अग्नाशय रस में पाचक एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम अपनी अलग अलग प्रक्रिया करते हैं, अलग अलग एंजाइम पाए जाते हैं, वो समझाते हैं आपको। अग्नाशय रस में जो एंजाइम्स है वो देखिए, एक तो है ट्रिप्सिन, उसको एंटेरोकाइनेज जो है सक्रिय करता है। पहले निष्क्रिय अवस्था में ट्रिप्सिन उसको सक्रिय करके ट्रिप्सिन में बदलता है, एंटेरोकाइनेज। फिर ये ट्रिप्सिन क्या करता है कि जो काइमोट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन क्या करेंगे, ये जो एंजाइम है जैसे ये काइमोट्रिप्सिन है, फिर कार्बोक्सिपेप्टिडेज है और कोइलेक्टेज, इनको ये सक्रिय करेगा, और सक्रिय करके फिर जो काइमोट्रिप्सिन है उसको तो बदलेगा काइमोट्रिप्सिन में, और जो प्री कार्बोक्सिपेप्टिडेज है उसको बदलेगा कार्बोक्सिपेप्टिडेज में, और प्रोइलेक्टेज है उसको बदलेगा इलेक्टेज में। फिर ये एंजाइम सक्रिय हो जाएंगे तो उसमें से ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सिपेप्टिडेज जो है वो करते हैं प्रोटीन का पाचन, और प्रोटीन को तोड़ते हैं पॉलीपेप्टाइड्स में। ये जो एंजाइम ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सिपेप्टिडेज, और ये प्रोटीन का पाचन करके उसको पॉलीपेप्टाइड में तोड़ते हैं, और उसके बाद जो प्री इलेक्टेज है वो इलेक्टेज के रूप में सक्रिय होकर के फिर इलास्टिन तंतुओं का पाचन करता है। जो कोलेजन तंतु होते हैं, पीले इलास्टिन तंतु, इन तंतुओं का पाचन करता है। इसी प्रकार अग्नाशय के अंदर आरएनएज, डीऑक्सीकार्बोक्सिलेज और राइबोन्यूक्लियस एंजाइम पाए जाते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं, डीएनए और आरएनए का पाचन करते हैं। जैसे आरएनए, डीएनए जो भोजन के रूप में उपस्थित होते हैं, भोजन हम करते हैं उसमें उपस्थित होते हैं न्यूक्लिक अम्ल भी, उनका पाचन करते हैं एंजाइम। जैसे आरएनए का पाचन करेगा, और डीएनए जो है वो डीएनए का पाचन करेगा। उसके बाद ये तो है अग्नाशय एंजाइम। अग्नाशय में लाइपेज एंजाइम और पाया जाता है अधिक मात्रा में। तो लाइपेज वो वसा का पाचन करता है, वो वसा को वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड या ग्लिसरॉल में तोड़ता है। उसके बाद आता है आंत्र रस। तो पहले हमने पढ़ा, ये 3 प्रकार के रस बताए थे आपको, एक तो पित्त रस, फिर अग्नाशय रस, और तीसरा होता है आंत्र रस, जो आंत में उपस्थित आंत्र कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है। तो पित्त रस बता दिया, माध्यम को एक तो क्षारीय बनाएगा और वसा का पायसीकरण करेगा। दूसरी चीज अग्नाशय रस, इसमें एंजाइम है जो पाचन कर रहे हैं। इसी प्रकार आंत्र रस होता है, आंत्र रस में भी एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि सुक्रेज एंजाइम होता है आंत्र रस में, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। माल्टेज होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है, और लैक्टेज होता है तो जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। इसी प्रकार एमिनोपेप्टिडेज एंजाइम होता है, वो क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड्स जो है जैसे ट्रिप्सिन वगैरह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ते हैं, उन पॉलीपेप्टाइड्स को आगे अमीनो अम्ल में, क्योंकि प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल की बनी हुई होती है। कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज का बना हुआ, तो कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन हो जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। उसी प्रकार ये जो प्रोटीन होती है वो अमीनो अम्ल की बनी होती है, तो उस प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, पॉलीपेप्टाइड से अमीनो अम्ल में तोड़ने का काम करता है एमिनोपेप्टिडेज। वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देगा और डाइपेप्टाइड में तोड़ देगा। उस डाइपेप्टाइड पर क्रिया करता है डाइपेप्टिडेज, और वो डाइपेप्टिडेज भी क्या करेगा, उस
डाइपेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में तोड़ देगा। तो यहाँ पर प्रोटीन का पाचन भी पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद बचता है तो वसा प्रक्रिया करता है। एक तो अगला सेल इसका लाइपेज एंजाइम और एक आंत रस में भी लाइपेज होता है, वो भी वसा प्रक्रिया करता है ट्राइग्लिसराइड्स पर और उस वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल या मोनोग्लिसराइड में तोड़ देता है। इस तरह वसा का भी पूर्ण पाचन हो जाता है। तो जो भोजन का पाचन है वो पूर्ण प्रक्रिया ग्रहणी नहीं हो जाती है। अधिकांश जो भोजन का पाचन है प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है ग्रहणी भाग में। तो आगे जो बचा हुआ भोजन अब शुद्धांत में जाता है। तो इसकी हमने औत की जब पढ़ी थी हमने पढ़ा था इसके अंदर सूक्ष्माणु पाए जाते हैं और रसायन पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, भोजन के अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं। तो बाद में भोजन का अवशोषण की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड एक सवाल आता है कि भोजन का अधिकांश पाचन किस भाग पर होता है, तो वो होता है ग्रहणी भाग में। क्योंकि सारे जो पित्र सदना से ग्रहणी भाग में सारे एंजाइम उपस्थित होने के कारण भोजन का पाचन कर देते हैं। आगे जो शुद्रांत भाग है जो शुद्रांत है इसमें केवल बचे हुए भोजन का अवशोषण किया जाता है। तो यहाँ पर ये पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया विधि में पहला स्टेप होगा भोजन का वितरण, फिर पाचन और पाचन के बाद होता है भोजन का अवशोषण। तो भोजन पच गया उसका अवशोषण कैसे होगा, तो अवशोषण होता है सक्रिय, निष्क्रिय और विसरण द्वारा। तो सक्रिय अवशोषण है वो होता है अमीनो अम्ल ग्लूकोज का, निष्क्रिय अवशोषण होता है विटामिन और खनिज लवणों का और विसरण द्वारा अवशोषण होता है जल का। अवशोषण है अवशोषण में सक्रिय, निष्क्रिय और विसरण द्वारा होता है। सक्रिय अवशोषण होता है अमीनो अम्ल और ग्लूकोज का और निष्क्रिय अवशोषण होता है विटामिन और खनिज लवणों का और विसरण द्वारा अवशोषण होता है जल का। और यहाँ बात करते हैं सक्रिय अवशोषण की, तो वो अमीनो अम्ल ग्लूकोज का होगा। और सक्रिय अवशोषण की इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये सक्रिय अभिगमन होता है सोडियम से अभिगमन के द्वारा। यानी इसमें क्या होगा कि कोशिका से जो आंत की उपकला कोशिका है, जो सूक्ष्मांकुर या जो रसायन ऊर्जा भोजन का अवशोषण होता है उस भाग से क्या सोडियम जो है बाहर निकलता है, कोशिकाओं से बाहर आ जाएगा। वो उसके लिए एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। एटीपी का उपयोग करके वो सोडियम कोशिका से बाहर आएगा। तो उसमें क्या होगा, कोशिका में सोडियम की कमी हो जाएगी। तो वो सोडियम वापस जब अंदर प्रवेश करेगा तो वो प्रोटीन वाहक जो है, जो झिल्ली पर उपस्थित होते हैं प्रोटीन वाहक, वो सोडियम को अमीनो अम्ल के साथ में अमीनो अम्ल या ग्लूकोज के अणु जुड़ने के बाद सोडियम को अंदर की ओर ले जाते हैं। तो ये सोडियम से अभिगमन द्वारा होता है। तो ये हो गया सक्रिय अवशोषण। यहाँ पर एटीपी रूप में ऊर्जा का उपयोग हो रहा है इसलिए सक्रिय अवशोषण हो गया। दूसरा निष्क्रिय अवशोषण, जिसमें हमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती एटीपी रूप में, तो निष्क्रिय अवशोषण कहा जाता है। और ये साधारण विसरण के द्वारा भी हो जाता है कि जहाँ पर विसरण का मतलब है जहाँ अणुओं की सांद्रता अधिक होगी ऊंची सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अणुओं की गति, तो खनिज लवणों का विटामिन का अवशोषण इसी प्रक्रिया के द्वारा हो जाता है और जल का भी विसरण के द्वारा अवशोषण हो जाता है। अब बचती है वसा। तो वसा का अवशोषण कुछ अलग प्रकार से होता है। वसा के अवशोषण को हम समझेंगे जैसे कि आंत की उपकला कोशिका उसमें ये जो है रसायन। अब क्या होगा कि वसा जो है, वसा के चारों ओर जो पित्त लवण होते हैं वो जोड़ते के एक मिश्रणनुमा रचना बनाते हैं और वो मिश्रण जैसे ही कोशिकाओं के पास आता है, सूक्ष्माणु रसायनों के पास आता है, तो यहाँ पर क्या है कि इन कोशिकाओं में वसा होती है वो इस मिश्रण के यहाँ मिश्रण का अणु बना होता है पित्त लवण। वो वसा के चारों ओर एक चक्र बना लेते हैं, वसा को चारों ओर से घेर लेते हैं। तो वो जो अणु बनता है जिसमें बीच में केंद्र में वसा होती है और चारों ओर पित्त लवण उसको घेरे रहते हैं, तो वो संरचना कहलाती है मिश्रण। वो मिश्रण जब इसके संपर्क में आता है तो इसमें से क्या होता है कि केवल वसा जो है अवशोषित होकर के आंत कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाती है और जो पित्त लवण होते हैं वो पित्त लवण वापस अगला मिश्रण बनाने के लिए वापस चले जाते हैं। तो ये जो वसा है जो अंदर प्रवेश कर रही है वो जाती है अंतर्द्रवी जालिका। आंत के अंदर केंद्र के पास नलीनुमा रचना होती है अंतर्द्रवी जालिका। तो ये जो है अंतर्द्रवी जालिका में वसा जब प्रवेश करती है तो नई वसा का निर्माण करती है जिसको नए ट्राइग्लिसराइड कह सकते हैं, नई ट्राइग्लिसराइड बनेगी। और ये जब नई ट्राइग्लिसराइड इस अंतर्द्रवी जालिका से बाहर आएगी तो इसके चारों ओर प्रोटीन का एक आवरण जमा हो जाएगा। जैसे नई ट्राइग्लिसराइड या नई वसा है इसके चारों ओर प्रोटीन का आवरण जमा हो गया, तब इनको कहते हैं काइलोमाइक्रोन। ये काइलोमाइक्रोन बन जाते हैं और ये काइलोमाइक्रोन जो है कोशिका से बाहर निकल जाते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस प्रक्रिया होती है। यानी बाह्य क्षेपण कोशिका द्वारा उस एक्सोसाइटोसिस के द्वारा ये कोशिका से बाहर निकाल दिए जाते हैं
जाती है लसिका वाहिनी। उस लसिका वाहिनी में प्रवेश कर जाते हैं और लसिका वाहिनी में प्रवेश करने के बाद लसिका के माध्यम से इनको शरीर के सभी भागों तक पहुँचाया जाता है। तो इस तरह का कच्ची हुई वसा का अवशोषण होता है। जो वसा का पाचन हो गया था, कच्ची हुई वसा जो ट्राइग्लिसराइड के रूप में थी या मोनोग्लिसराइड के रूप में है, उस मोनोग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड का अवशोषण होता है। तो इसमें सबसे पहले VCl बनाते हैं पित्तलाओं से चारों। वो VCl बनने के बाद जो आंत कोशिका में वसा अवशोषित हो जाती है, वो अंतर्द्रव्य जालिका में जाती है। अंतर्द्रव्य जालिका में उस वसा से नई वसा का निर्माण होता है। उसके चारों वो जो वसा अंतर्द्रव्य जालिका से बाहर निकलती है, तो चारों प्रोटीन के अणु जमा होकर काइलोमाइक्रोन बनाते हैं और ये काइलोमाइक्रोन कोशिका के बहिक्षेपण या एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर निकाल लिए जाते हैं। उसमें से वसा के अणु जो है वो लसिका कोशिका में जाते हैं और लसिका कोशिका के द्वारा इसका परिवहन कर दिया जाता है। लसिका वाहिनी के द्वारा वसा का जो है परिवहन कर दिया जाता है। तो इस तरह ये अवशोषण की प्रक्रिया यहाँ पर पूर्ण होती है। भोजन के अवशोषण के बाद अगली प्रक्रिया आती है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण हो गया कि जो भोजन अवशोषित हो गया वो रक्त केशिकाओं के माध्यम से आवश्यक ऊतकों कोशिकाओं शरीर के अंगों तक पहुँचेगा और पहुँचने के बाद क्या होगा कि उससे ATP का निर्माण होगा, उसका उपयोग करके। और ATP के निर्माण में भी सारे भोजन का एक साथ ATP निर्माण उपयोग नहीं हो जाता है, कुछ मात्रा जो है संचित कर ली जाती है। तो ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो स्वांगीकरण कहलाती है। यानी भोजन जो है पचा हुआ भोजन जो अवशोषित हो चुका है, अवशोषण के बाद उस भोजन का रक्त केशिकाओं के द्वारा कोशिकाओं के ऊतकों तक पहुँचना और उसका ATP ऊर्जा का निर्माण करना उस भोजन के द्वारा, तो वो प्रक्रिया कहलाती है स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण होने के बाद जो अपचित भोजन रह गया है उसका बहिक्षेपण कर दिया जाता है। बहिक्षेपण मतलब उत्सर्जित कर देना। तो जो भोजन का पाचन हमने पढ़ा कि ग्रहणी भाग में हो जाता है, फिर अगर शुद्राणु में उसका अवशोषण होता है, तो गीला पचा हुआ भोजन आगे जाता है बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में जब ये भोजन जाता है तो बड़ी आंत में इसमें से केवल जल और खनिज लवणों का और कुछ विटामिन जैसे विटामिन K का अवशोषण होता है। बाकी जो अपचित भोजन है वो मलाशय में संचित हो जाता है और मलाशय में जब ये भोजन ये अपचित भोजन जो संचित होता है उसमें बिलिरुबिन गिलिबर्टिन वर्णक भी होते हैं, जो कि मल कहलाता है, उसके कारण उसका रंग पीला होता है वर्णकों के कारण। और जब इसका दाब 20 mmHg से अधिक हो जाता है तो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। इसलिए जो मल त्याग या बहिक्षेपण है एक प्रतिवर्ती अभिक्रिया है, उद्दीपन की प्रक्रिया में दाब बढ़ने पर ये अभिक्रिया होती है। तो ये प्रक्रिया हुई। इस तरह हमने भोजन के पाचन की क्रिया विधि हमने पढ़ा। तो 5 स्टेप हमने पढ़े थे, एक तो अंत्यग्रहण, फिर हमने पाचन पढ़ा, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और फिर बहिक्षेपण। धन्यवाद।